हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट में हमने इससे पहले की लेक्चर में हमने बात की थी टर्म्स इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, आज हम देखेंगे वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में हम देखेंगे। तो प्रेसिडेंट का दोस्तों ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आग लगा दो सीने में, आग लगा दो सीने में, जब तक लाफ ना आए महीने में। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा के टॉपिक आज का, असेंट टू लेजिस्लेशन बाय प्रेसिडेंट। ओके दोस्तों, पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी बिल्स पास किए जाते हैं, जितने भी बिल पास करके राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं, उन सभी बिल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जिसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ओके, तो वही दूसरा रहेगा हमारा मनी बिल और तीसरा हमारा देखेंगे दोस्तों ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल्स। ओके दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पास किए जाएंगे दोस्तों अंडर आर्टिकल 368। ओके, तो वही मनी बिल्स पास किए जाएंगे दोस्तों अंडर आर्टिकल 110। ओके दोस्तों, जो सबसे पहले देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जब दोस्तों पार्लियामेंट जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान के संशोधन से संबंधित कोई भी बिल को जब पार्लियामेंट पास कर दे, यानी पार्लियामेंट की लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास कर दे, फिर पास करने के पश्चात जब उसको राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, उनके असेंट के लिए भेजा जाएगा, सिग्नेचर के लिए भेजा जाएगा, तो क्या उस केस में है ना, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केस में राष्ट्रपति अपने असेंट देने से मना कर सकते हैं? क्या राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं, नो। इसका आंसर होगा दोस्तों नो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केस में राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है ना, राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ओके, तो नो है ना, ही विल या ही इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए दोस्तों बाध्य होते हैं। ओके, राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। He is bound to give his assent। ओके, तो क्या दोस्तों जो मनी बिल पास किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 110, क्या इन पर भी प्रेसिडेंट अपनी स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर भी वे अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते हैं। नो, नहीं कर सकते हैं मना, है ना। यहाँ पे भी ही इज बाउंड टू give his assent। ओके दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स और मनी बिल्स, है ना, जब राष्ट्रपति के पास ये स्वीकृति के लिए उनके असेंट के लिए भेजे जाते हैं, तो क्या राष्ट्रपति मनी बिल पे अपनी स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे भी ये बाउंड होते हैं, इन्हें अपने असेंट देने ही रहते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये अपने असेंट देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज कहीं पे भी मेंशन नहीं की हुई है ना। बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, है ना, बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, he is bound to give his
असेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि मनी बिल के केस में क्या राष्ट्रपति अपने असेंट देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति को असेंट देने पड़ते हैं, अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, क्योंकि हमने अडॉप्ट कर रखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वेंशन है कि वे मनी बिल पे अपनी स्वीकृति देंगे। ओके, तो साथ के साथ मनी बिल के केस में वे है ना बाउंड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, है ना, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं की हुई है। सेकंड, ना तो ये इस बिल को वापस पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए। ओके, नाइदर ही कैन नॉट सेंट मनी बिल, he cannot send money bill for reconsideration. Okay, he cannot send money bill for a reconsideration. तो दोस्तों नेक्स्ट जो ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल्स होते हैं, जब जब पार्लियामेंट के द्वारा ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास जब उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, उनके असेंट के लिए भेजा जाता है, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल्स के केस में राष्ट्रपति के पास 4 चॉइसेस रहती है ना, 4 चॉइसेस रहती है या 4 ऑप्शंस रहती है, 4 ऑप्शंस रहती है। तो इन्हीं में ही दोस्तों ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल्स में ही जो राष्ट्रपति के पास है वो है वीटो पावर्स, वीटो पावर्स। ओके, वीटो पावर्स, वीटो पावर जो है राष्ट्रपति के पास वो किस में है, ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल्स के केस में। ओके, तो इन्हीं 4 ऑप्शंस पे यहाँ पे राष्ट्रपति के पास क्या है दोस्तों, 4 ऑप्शंस है। इन्हीं 4 ऑप्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शंस क्या रह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहली ऑप्शन तो ये रहेगी, जब उनके पास कोई भी बिल जाएगा, ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल जब जाएगा उनके पास, तो उनके पास 4 ऑप्शंस रहेगी, जिसमें पहली वो अपनी स्वीकृति देंगे, अपने असेंट देंगे और बिल बन जाएगा एक्ट। तो वहीं दूसरी वो सीधा साफ मना कर देंगे, वो साफ मना कर देंगे कि नहीं, मैं इस पे अपनी स्वीकृति नहीं दूंगा, नो आई विल नॉट गिव माय असेंट। तो वहीं थर्ड ऑप्शन उनके पास रहेगी कि वे पुनर्विचार के लिए अब उस बिल को राष्ट्र पार्लियामेंट के पास दोबारा से पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ओके, फोर्थ ऑप्शन है उनके पास, ना तो वो रेटिफाई करेंगे, है ना तो उस पे अपने असेंट देंगे, ना ही उसके ऊपर ना ही तो असेंट देने के लिए मना करेंगे, और ना ही उस बिल को वापस भेजेंगे पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट के पास, है ना, और फोर्थ है ना ही वे उस पर कोई एक्शन लेंगे। ओके, तो ये 4 ऑप्शंस रहेगी ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल्स के केस में। तो चलिए दोस्तों इन्हीं ऑप्शंस को, इन्हीं 4 चॉइसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली फर्स्ट जो रहेगी उनके पास, फर्स्ट रहेगी कि भाई वे अपनी स्वीकृति देंगे, है ना, ही विल गिव हिज, प्रेसिडेंट विल गिव हिज assent and the bill becomes an act. Okay, he will give his assent and the bill becomes an act. तो वही दूसरी ऑप्शन जो रहेगी दोस्तों, राष्ट्रपति के पास जब वो बिल जाएगा, कौन सा बिल दोस्तों, ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल। राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर्स है दोस्तों, वो किन बिल्स पे है, ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल्स के ऊपर है। ओके, ना
है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अमेंडमेंट बिल्स पे वीटो पावर्स नहीं है, ना ही मनी बिल के केस में। यहाँ पे देखना ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि वो बाउंड है ना, ही is bound to give his assent according to constitution, and here in case of money bill he is bound to give his assent but not according to constitution but according to convention, है ना। in case of money bill he cannot send back money bill for reconsideration। ओके तो फर्स्ट हमने देख लिया कि वे वो अपनी इस पे स्वीकृति देंगे और जो बिल होगा वो बिल क्या बन जाएगा दोस्तों, एक्ट बन जाएगा। वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों कि वो साफ मना कर देंगे, वे साफ मना कर देंगे कि नो, है ना, ही विल से नो आई विल नॉट गिव माई असेंट, मैं अपनी स्वीकृति नहीं दूंगा, वे साफ मना कर देंगे दोस्तों। ओके अब आप एक चीज सोचो तो जब वो ऐसा मना करे, है ना, नो आई विल नॉट गिव माई असेंट, तो इसी चीज को बोलेंगे दोस्तों, इसी चीज को बोलते हैं अब्सोल्यूट वीटो पावर। अब्सोल्यूट वीटो, अब्सोल्यूट वीटो, अब्सोल्यूट वीटो पावर। ये जो एब्सोल्यूट वीटो पावर है दोस्तों, ये जो एब्सोल्यूट वीटो पावर है ना, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ध्यान रखें कि ये जो एब्सोल्यूट वीटो है ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ना। यह डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ओके डिस्क्रिशनरी पावर दोस्तों यह नहीं है। अब डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है दोस्तों जब जब वे जब डिसीजन ले अपने आप, है ना, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें यह ना कहे कि आपको क्या करना है, जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से डिसीजन ना ले बल्कि अपने आप स्वयं अपने आप से डिसीजन ले, जब वो स्वयं अपने आप से डिसीजन लेंगे तो वो हो जाएगी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर, है ना। व्हेन ही, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है दोस्तों कि व्हेन ही टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, व्हेन ही टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। ओके तो ध्यान रखना कि जो एब्सोल्यूट वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अब दोस्तों अगर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इसका मतलब है वो अपने आप मना नहीं कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही विल से नो, है ना, वे मना करेंगे कि मैं अपनी असेंट नहीं दूंगा, मैं अपनी स्वीकृति नहीं दूंगा, किसके एडवाइस पर, ऑन द एडवाइस ऑफ, on the advice of a council of ministers, council of ministers। दोस्तों अब एक चीज समझो, है ना, जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बिल को पास करवाया होगा लोकसभा और राज्यसभा में, है ना, तो फिर जब उसको राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा होगा तो वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को क्यों एडवाइस करेगी कि भाई आप इस पे अपनी स्वीकृति ना दें। तो दोस्तों ऐसा होता है, ऐसा होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एडवाइस करे प्रेसिडेंट को कि भाई आप अपनी स्वीकृति इस पे ना दे। तो ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ केसेस हैं जिनमें जिनमें एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उन्हीं केसेस को हमने देखना है कब कब ऐसा हो सकता है। ओके तो सबसे पहले जो केस रहेगा हमारा यहां पे लिखा है, सबसे पहले जो केस रहेगा हमारा दोस्तों वो रहेगा ऑन विद रिस्पेक्ट टू अ प्राइवेट मेंबर बिल्स। प्राइवेट मेंबर बिल्स के केस में प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का यूज करते हैं। दोस्तों प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं ऐसे बिल जो
ऐसे बिल जो ऐसे बिल जो पार्लियामेंट के किसी सदस्य के द्वारा लाए जाते हैं लेकिन वो मेंबर मिनिस्टर नहीं होता है। ऐसे बिल जो मिनिस्टर के द्वारा नहीं लाए जाते हैं, ऐसे बिल जो मिनिस्टर के द्वारा है ना इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, इन्हें कौन इंट्रोड्यूस करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करे तो उस बिल को क्या कहेंगे? उस बिल को क्या कहेंगे दोस्तों? प्राइवेट मेंबर बिल। उसको क्या कहेंगे? प्राइवेट मेंबर बिल। ओके। दूसरा, ऐसा कब हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल्स। विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल मतलब दोस्तों ऐसा बिल जिसे कौन लेके आ रहा है? जिसे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बिल जिन्हें मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल। विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइन। कब? जब कैबिनेट रिजाइन कर दे। आफ्टर द पैसेज ऑफ बिल्स बट बिफोर द असेंट बाय द प्रेसिडेंट। बट बिफोर द असेंट बाय द प्रेसिडेंट। दोस्तों इस चीज को समझो, क्या है? कब करेंगे मना? मान लो क्या हुआ, हमने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल्स, है ना, एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल्स। गवर्नमेंट बिल दोस्तों ऐसे बिल जो किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाएंगे लोकसभा या राज्यसभा में। ओके, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल्स। ऐसा तब होता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आज हम बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो मोदी जी की गवर्नमेंट है ना, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। मान लो मोदी जी है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड कौन है? मोदी जी। मान लो ये किसी बिल को लेकर आती है। ओके, बिल को लेकर आती है और बिल पास होता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, बिल को है ना, एक बिल लेकर आई, बिल पास हो गया लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी पास हो गया। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, उसके पास है ना, उसके बाद इसे भेज दिया जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए। राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। ओके, अब मान लो सपोज राष्ट्रपति जी ने इस पे अपने साइन नहीं दिए है, इस पे अपनी स्वीकृति अभी नहीं दी है, और ऐसा हो गया कि राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति नहीं दी है, और ऐसा हो गया कि मोदी जी ने क्या कर दिया? मान लो रिजाइन कर दिया, मोदी जी रिजाइन कर जाते हैं सपोज। प्रेसिडेंट ने अभी अपने असेंट नहीं दिए होते हैं, और होता क्या? अब जो बिल पास किया गया था दोस्तों वो है ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया था, जिसके हेड कौन थे? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए। मीनवाइल मोदी जी रिजाइन कर जाते हैं। मान लो मोदी जी रिजाइन करने के पश्चात जो नेक्स्ट पीएम बनते हैं, मान लो अमित शाह बन जाते हैं, अमित शाह बन जाते हैं। अब दोस्तों अमित शाह एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को, अमित शाह एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई आप इस बिल के ऊपर अपने असेंट ना दे। क्यों? इसके पीछे लॉजिक ऐसा हो सकता है, मान लो अमित शाह कहेंगे कि भाई यह मेरे प्रेडिसेसर के द्वारा पास करवाया गया था, प्रेडिसेसर के द्वारा लेके आया गया था, इस चीज के ऊपर मेरा जो व्यू है ना, मेरा जो लॉजिक है और मेरी जो दृष्टि है, मेरा जो विजन है, मेरा विजन कुछ और है। मैं इस बिल को मान लो अपने तरीके से पास करवाना चाहता हूं, मैं अपने तरीके से इस बिल को लेकर आना चाहता हूं, या कुछ भी हो सकता है रीजन, जिससे कि अब अमित शाह पीएम है, अमित शाह वाली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो एडवाइस करेगी किसे?
प्रेसिडेंट को कि आप ऐसे बिल के ऊपर अपने साइन ना करें जो कि मेरे प्रेडिसेसर के द्वारा लाया गया था। मेरा व्यू, मेरी दृष्टि, मेरा विजन कुछ और है। मैं अपने तरीके से आपको इसमें कुछ अमेंडमेंट करके मैं बिल को पास करूंगा, या कुछ भी और रीजन हो सकता है मना करने का। तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे, इस पे अपनी स्वीकृति नहीं देंगे। ऐसे केस है ना, इस चीज को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वीटो बोलेंगे, एब्सोल्यूट वीटो बोलेंगे। ओके, एब्सोल्यूट वीटो हम बोलेंगे। ये चीज हमने लिखी हुई है कि विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल, जब जब कैबिनेट रिजाइन कर जाए, है ना, और जो नेक्स्ट कैबिनेट बनेगी, नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो एडवाइस करे प्रेसिडेंट को, उस केस में, है ना, प्रेसिडेंट इस एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करता है। साथ के साथ जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस तब करेगी जब वो हो विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल, ऐसा बिल जो एमपी के द्वारा लाया गया होगा, ना कि किसी मिनिस्टर के द्वारा। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी एब्सोल्यूट वीटो। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वीटो की हिस्ट्री की, एब्सोल्यूट वीटो की हिस्ट्री के अगर हम बात करें, जो एब्सोल्यूट वीटो है इसको लगाया गया था, है ना, इसको लगाया गया था 1954 में। 1954 में इस वीटो का इस्तेमाल किया गया था। उस समय पे जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पे अपनी एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया था, है ना, एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था किसके ऊपर, ऐसा कौन सा बिल था, वो था पेप्सू, पेप्सू एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन बिल। पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल 1954 के ऊपर इन्होंने अपनी वीटो का यूज किया था। पेप्सू दोस्तों पटियाला, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसकी जो फुल फॉर्म थी उस समय पे ये थी पटियाला, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ओके, 1954 में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर वीटो इस्तेमाल की गई थी, वीटो पावर इस्तेमाल की गई थी। ओके, हुआ क्या था दोस्तों, पेप्सू स्टेट में लगी हुई थी इमरजेंसी, पेप्सू स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई थी, यानी स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी, स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी। ओके, तो पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया गया था, इस बिल को पास किया गया था दोस्तों पार्लियामेंट के द्वारा, इस बिल को पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा इस बिल को पास किया गया था, और राष्ट्रपति के पास इस स्वीकृति के लिए भेजा गया था। अभी तक राष्ट्रपति जी ने इस पे अपनी स्वीकृति नहीं दी थी कि इस, है ना, कि जब तक जो पेप्सू स्टेट में जो इमरजेंसी लगी हुई थी वो समाप्त हो चुकी थी। फिर उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने राजेंद्र प्रसाद जी को एडवाइस करा कि इसके अपनी स्वीकृति ना दे, तो फिर जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पे एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया था। फिर जाके प्रेसिडेंट जी ने इस पे अपनी एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। तो वही सेकंड, है ना, एक एग्जांपल और देखें जो लगी है, जो एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था दोस्तों वो 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था। इस समय पे प्रेसिडेंट जो थे वो आर वेंकट रमन जी थे, आर वेंकट रमन, ये प्रेसिडेंट जी थे, आर वेंकट रमन। इन्होंने इस एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया, एब्सोल्यूट वीटो का यूज करा था। बिल का नाम था सैलरी अलाउंसेस
एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 1991। इसमें पे दोस्तों आर वेंकट रमन प्रेसिडेंट थे, और जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, जिस प्राइम मिनिस्टर के काल में इस बिल को पास किया गया था वे थे चंद्रशेखर। जी। ओके, वो क्या, जब इस बिल को पास किया गया दोस्तों, तो जिस दिन इस बिल को पास किया गया उसके अगले ही दिन, उसके नेक्स्ट दिन जो चंद्रशेखर की जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी, है ना, यहाँ पे गिर गई थी और लोकसभा डिसॉल्व हो गई। जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया था, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल, यह वेंकट रमन जी के पास पेंडिंग था इनकी स्वीकृति के लिए। हुआ क्या, जिस दिन इस बिल को पास करके राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया उसके अगले ही दिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो उसके बाद जब नई लोकसभा बनी है ना, तो उस दौरान जो प्रधानमंत्री बने वो नरसिम्हा राव जी बने, पीवी नरसिम्हा राव। फिर दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव ने एडवाइस करा प्रेसिडेंट को कि इस पे अपनी स्वीकृति ना दे, है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव जो अगली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने आर वेंकट रमन को एडवाइस करा कि इस बिल पे अपनी स्वीकृति ना दे। तो इस तरह से वेंकट रमन ने अपनी एब्सोल्यूट वीटो का यूज करा था इस केस में। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट चॉइस जो रहेगी प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल्स के ऊपर, वो रहेगी कि भाई वो क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं बिल के ऊपर, वे इन बिल्स को वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट के पास पुनर्विचार के लिए। मान लो पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया, बिल पास करने के पश्चात राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया, उनके असेंट के लिए भेजा गया। तो मान लो राष्ट्रपति को लगा कि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं इस बिल में जो कि है ना सही नहीं है, या उनमें कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए, या उनमें कुछ लूप होल है, या फिर उनमें कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए। तो फिर वो है ना, वो वो उस बिल को पार्लियामेंट के पास वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। फिर उसके बाद पार्लियामेंट अगर उस बिल को अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के अगर पास करके, सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास करके दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, तो फिर सेकंड टाइम प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। ओके, तो दोस्तों प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल वंस फॉर रिकंसिडरेशन। अगर हम बात करें दोस्तों इस चीज को, है ना, इस चीज को हम बोलेंगे सस्पेंसिव वीटो। क्या बोलेंगे? सस्पेंसिव वीटो। और सस्पेंसिव वीटो का पता चलता है हमें आर्टिकल 74 क्लॉज 1 से। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 से हमें इस सस्पेंसिव वीटो का यूज पता चलता है। ओके, तो अब दोस्तों ये चीज देखो कि जो सस्पेंसिव वीटो है ना, सस्पेंसिव वीटो का यूज क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से कर रहे हैं? तो नहीं, यहाँ पे ये डिसीजन ले रहे हैं अपने आप। इन्हें स्वयं लगता है कि बिल के इन प्रोविजंस में लूप होल है या इनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए,
तो करके ये वापस भेजेंगे पार्लियामेंट के पास। अगर ये स्वयं ये डिसीजन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि यह प्रेसिडेंट की अपनी एक डिस्क्रिशनरी पावर है। ओके, तो दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यह एक सस्पेंसिव वीटो जो है दोस्तों डिस्क्रिशनरी पावर है। ओके, डिस्क्रिशनरी पावर है दोस्तों। जब पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट के पास वो बिल राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाएगा पुनर्विचार के लिए, तो जब पार्लियामेंट उस बिल को किस मेजोरिटी से पास करेगी, दोबारा सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से। ओके, सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी और दोबारा से भेज देगी प्रेसिडेंट जी के पास। तो फिर सेकंड टाइम है ना, सेकंड टाइम प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज, है ना, फॉर सेकंड टाइम प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। ओके, यह ध्यान रखना कि जब पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के द्वारा बिल को, फिर जब बिल दोबारा से पास होकर राष्ट्रपति के पास होने की स्वीकृति के लिए आएगा, तो उसके पास फिर राष्ट्रपति के पास सिर्फ ऑप्शन यही है कि वो उस बिल पे अपनी स्वीकृति दे दे, अपनी स्वीकृति दे दे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज लिखी है कि सस्पेंसिव वीटो इज ओवररिडन बाय रीपैसेज ऑफ बिल बाय सेम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। और जो सस्पेंसिव वीटो का मतलब सिंपल मीनिंग आप दोस्तों ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं कि सस्पेंड द बिल फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वे क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं उस बिल को, कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं उस बिल पे अपनी स्वीकृति देने से। तो वही जो फोर्थ ऑप्शन रहेगी दोस्तों प्रेसिडेंट के पास, ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल से रिलेटेड, वो रहेगी पॉकेट वीटो की। वो क्या करेंगे, ना तो उस बिल को रेटिफाई करेंगे, कहने का मतलब ना तो उसके ऊपर अपनी असेंट देंगे, ना ही मना करेंगे, मतलब ना ही वो एब्सोल्यूट वीटो का यूज करेंगे, ना ही वे पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, ना मतलब ना ही वे अपने सस्पेंसिव वीटो का यूज करेंगे। वे सिर्फ क्या करेंगे, वे कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, वे कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे उस बिल के ऊपर। वे बिल को उठाएंगे और सीधा अपनी जेब में डाल देंगे, अपनी पॉकेट में डाल देंगे और पेंडिंग कर देंगे इनडेफिनेट पीरियड के लिए। उनके पास जो स्टेटस आएगा उस बिल से रिलेटेड वो क्या हो जाएगा, पेंडिंग, है ना, अनिश्चित काल के लिए उसको पेंडिंग कर देंगे, इनडेफिनेट पीरियड के लिए पेंडिंग कर देंगे। तो दोस्तों यही पावर क्या होती है, जब कोई भी डिसीजन ना ले प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर, तो यही पावर कहलाती है पॉकेट वीटो, है ना, पॉकेट वीटो कहलाती है प्रेसिडेंट की। यहाँ पे लिखा भी है, इन केस प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाई नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर इंडेफिनिट पीरियड, दिस एक्शन इज नोन एज पॉकेट वीटो। दोस्तों राष्ट्रपति को ऐसा करने की हिम्मत कैसे मिलती है, वो कैसे कर सकते हैं कि बिल उनके पास स्वीकृति के लिए आया और उन्होंने उस बिल को उठाया और अपने पॉकेट में डाल दिया। तो लूप होल है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट ही नहीं है, टाइम लिमिट ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि राष्ट्रपति को कितने समय के भीतर उस बिल के ऊपर एक्शन लेना होगा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो ऐसा कोई भी टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है ना, नो टाइम लिमिट। ऐसा करने की हिम्मत इसलिए पड़ती है प्रेसिडेंट जी को क्योंकि टाइम की लिमिट ही नहीं है कि कितने टाइम के भीतर जो राष्ट्रपति को वह डिसीजन लेना पड़ेगा उस बिल के ऊपर। तो वहीं अगर यूएसए की बात करूं दोस्तों, यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइम लिमिट है ना, यहाँ पे राष्ट्रपति के पास 10 दिन का समय होते हैं, इस 10 दिन के समय में उन्हें
उन्हें डिसीजन लेना होता है, या तो वो असेंट है ना, या तो स्वीकृति दे, या स्वीकृति देने से मना कर दे, या फिर रिटर्न कर दे, है ना, बिल को रिटर्न कर दे, या फिर है ना रिटर्न कर दे। तो वहां पे 10 दिन का समय रहता है। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई समय है ही नहीं, ऐसा कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। तो करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की जो जेब है, जो पॉकेट है, वो बड़ी है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए से। यूएसए के प्रेसिडेंट से बड़ी जेब है भारत के राष्ट्रपति की। वो उठाएंगे बिल को अपनी पॉकेट में रख लेंगे, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे उनको एक्शन लेना ही होगा 10 दिन के भीतर भीतर, इसका मतलब है कि यूएसए में है ना, यूएसए में वो उस बिल को कितने दिनों तक रोक सकते हैं? मैक्सिमम 10 दिनों के लिए। ओके, तो ये थी हमारी दोस्तों पॉकेट बिटो। पॉकेट बिटो। अब दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे हम बिटवीन सस्पेंसिव बिटो एंड पॉकेट बिटो। सस्पेंसिव बिटो और पॉकेट बिटो के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस हम देखेंगे। हमने देखा दोस्तों सस्पेंसिव बिटो, है ना, सस्पेंसिव बिटो ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। ओके, सस्पेंसिव बिटो में क्या होता है दोस्तों? सस्पेंड द विल फॉर सम टाइम। यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट, हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट सेंट बैक द बिल, या द बिल लिख सकते हैं या एडवाइस लिख सकते हैं। सेंट बैक द एडवाइस वंस फॉर reconsideration, and if the parliament pass it with or without any amendment, अमेंडमेंट करके या बिना अमेंडमेंट के यदि पास करके दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, है ना, देन फॉर द सेकेंड टाइम, and then for the second time president, and then for the second time president is bound to give his assent, bound to give his assent। okay, bound to give his assent। सेकेंड टाइम वे अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो गए दोस्तों, बाउंड टू गिव हिज असेंट। ओके, तो वही अगर पॉकेट बिटो की हम बात करें दोस्तों, पॉकेट बिटो में वे इंडेफिनिट पीरियड के लिए, है ना, क्या वे इंडेफिनिट पीरियड के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, कोई भी एक्शन यहाँ पे वे नहीं लेंगे। अब दोस्तों क्या हुआ, मान लो छोटा सा डिफरेंस देखो, सस्पेंसिव बिटो भी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। जब राष्ट्र सस्पेंसिव बिटो में मान लो उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेज दिया कोई बिल, फिर पार्लियामेंट ने उस बिल को पास करके दोबारा से, चाहे वो अमेंडमेंट करके करे चाहे बिना अमेंडमेंट के करे पास, फिर वो पास करके दोबारा से राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाएगा, तो सेकंड टाइम राष्ट्रपति बाउंड है ना, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट फॉर द सेकंड टाइम। अब मान लो जब दूसरी बार भी वे अपनी स्वीकृति ना दे उसके ऊपर, मान लो प्रेसिडेंट अपनी स्वीकृति ना दे सेकंड टाइम, तो यह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा। यह कैसा माना जाएगा दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा, तो फिर पार्लियामेंट क्या कर सकती है दोस्तों? अगर ऐसा कर दे प्रेसिडेंट, तो पार्लियामेंट उनको इम्पीच करना शुरू कर देगी, उनका महाभियोग की प्रोसेस शुरू कर देगी, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी पार्लियामेंट। कब? जब सेकंड टाइम
भी वे पास ना करे। पहले फर्स्ट टाइम वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे, जब वो वापस आएगा बिल, फिर अगर उसके ऊपर कोई एक्शन ना ले तब उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा। ओके, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट एक बार पुनर्विचार के लिए उस बिल को वापस भेज सकती है। जब सेकंड टाइम दोबारा से उनके पास जाएगा तो वे, है ना, वे बाध्य हो गए उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए। तो यहाँ पे उस चीज को, उस राष्ट्रपति के ऐसे एक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जा सकता है, और राष्ट्र पार्लियामेंट फिर प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग या इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर पॉकेट बिटो में कोई एक्शन ही ना ले रही है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, उन्होंने बिल को पेंडिंग रखा हुआ है, तो यहाँ पे यह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं माना जाएगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन दोस्तों इसको नहीं माना जाएगा। ये इनके क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। ओके, ड्यू टू द लूप होल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की वहां पे कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, यह क्वेश्चन आया हुआ है 2002 में। Which of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? दोस्तों, हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा प्रेसिडेंट का, उसमें हमने जो एडवाइस की जाती है उसकी नेचर को समझा था। नेचर ऑफ एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो एडवाइस दी जाती है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं या नहीं। तो इस चीज को हमने समझा था। हमने क्या समझा था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से पहले यह कंफर्म ही नहीं था कि प्रेसिडेंट इज बाउंड, है ना, प्रेसिडेंट इज बाउंड और नॉट टू एक्सेप्ट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि राष्ट्रपति जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से ही लेंगे, और ऐसी एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी जाएगी राष्ट्रपति को, है ना, वो बाध्य होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। तो यहाँ पे राष्ट्रपति ने इन्हें कंप्लीटली बाउंड कर दिया था। लेकिन 44th अमेंडमेंट जब आया गया था, जब 44th अमेंडमेंट लाया गया था, जब 44th अमेंडमेंट आया था, तो 44th अमेंडमेंट जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था 1978 में। इन्होंने रिलैक्सेशन दी कि भाई हाँ, प्रेसिडेंट जो भी अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेंगे वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से ही लेंगे, लेकिन वे ऐसे कुछ केसेस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। बट फॉर द सेकंड टाइम प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। यह मेंशन करवा दिया था आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में, है ना। अब यह एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन, तो वो आर्टिकल 44 सॉरी अमेंडमेंट 44 होगा। तो दोस्तों ये था हमारा, है ना, हमने क्या क्या देखा, एक बार रिव्यू करते हैं। तो हमने देखा जितने भी बिल्स जाते हैं राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए, उन्हें हम 3 तरह के बिल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दूसरे मनी बिल, तीसरे ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल। यहाँ पे वे बाध्य होंगे, यहाँ पे भी बाध्य होंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो वही ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल के पास 4 चॉइसेस रहेगी राष्ट्रपति के पास। ओके, तो फर्स्ट चॉइस क्या है कि वो अपनी स्वीकृति देंगे और जो बिल होगा वो एक्ट बन जाएगा। जो सेकंड है वो मना कर देंगे, यानी कि अब्सोल्यूट वीटो का यूज करेंगे, मना करेंगे, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब्सोल्यूट वीटो जो है उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो वही जो थर्ड रहेगी, है ना, वो बिल को रिटर्न करेंगे, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यह डिस्क्रिशनरी पावर है, यही से हम क्या कहेंगे, सस्पेंसिव वीटो। फोर्थ होगी पॉकेट वीटो। फिर उसके बाद देखा हमने
डिफरेंस बिटवीन सस्पेंसिव बिट एंड पॉकेट बिट। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। साथ ही दोस्तों इस चीज को याद रखो कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो रहेगी डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स है हमारी प्रेसिडेंट, इन्हें हम समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।